So let's move on to nodal analysis. So far, we have been doing analysis by inspection, wherein a required quantity, either node voltage, a branch current, or a resistance, is usually obtained immediately by solving some equation. तो जैसे जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते थे, कोई एक टेक्निक लगाते थे, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ या वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, या फिर सीरीज पैरेलल कनेक्टिविटी या वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके हम सिंप्लीफाई करते थे सर्किट को. जब जब हम ये काम करते थे हमें इमीडिएटली एक रिजल्ट मिल जाता था और हम उसके ऊपर एक डब्बा भी बनाते थे. ठीक है. So the result is subsequently used to solve for another quantity. और जो भी रिजल्ट मिलता था या पिछले जो रिजल्ट्स होते थे उनको हम यूज करके subsequently कोई quantities हम फाइंड करते थे, and so on. Now, nodal analysis may be thought of as an approach to tackle a number of quantities simultaneously or jointly, making for a more principled या joint method of analysis. In other words, nodal analysis is just a slightly more elegant approach mathematically to tackle multiple quantities simultaneously and also to simplify our analysis. और एक ओवरऑल पिक्चर जो है एनालिसिस की या सर्किट की वो हर वक्त जहन में रखने के लिए this is a great one good technique along with mesh analysis. तो ये जो दो टेक्निक्स हैं ये टिपिकल और बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं in order to do all this. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं नोडल एनालिसिस की टेक्निक को देखते हैं क्या. सेलेक्ट अ नोड एज द रेफरेंस नोड. ठीक है, ये बिल्कुल ये वाला नोड है. मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल सर्किट है, इसके अंदर हमने इस नोड को कह दिया जी रेफरेंस नोड, इसको ग्राउंड का सिंबल असाइन कर दिया हमने. ठीक है, और ये जहन में रहे कि ये पूरा का पूरा ये एक ही नोड है, ये सारा का सारा. ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स है, ये वाला जो टर्मिनल R4 का है या ये वाला जो टर्मिनल R5 का है, ये सब के सब रेफरेंस नोड्स हैं. ठीक है. सो सेलेक्ट अ नोड एज द रेफरेंस नोड. Assign voltages V1, V2 all the way to Vn-1 to the remaining n-1 nodes. ठीक है, क्योंकि एक नोड तो यहाँ से निकल गया, बाकी रह गए n-1 नोड्स. तो सबको आपने जो है वो एक नाम असाइन करना है, लेबलिंग करनी है. The voltages are referenced with respect to the reference node. ठीक है, तो जितने भी बाकी रह गए V1, V2, V3 सबको आपने एक नाम दे दिया. और इसके अलावा इन तीन के अलावा मजीद और कोई नोड नहीं है इस सर्किट के अंदर. ठीक है, ये तीन थे और ये ग्राउंड था, मजीद और कोई नोड नहीं है. ठीक है. और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, इनके ऊपर किसी भी इन नोड्स के ऊपर जब वोल्टेज हमने मेजर करना है तो दैट वोल्टेज इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. मतलब पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे आएगी, नेगेटिव प्रोब यहाँ पे आएगी. ठीक है. सो यस, दिस इज द ब्रांच वोल्टेज ऑफ R5, बट इट इज ऑल्सो द वोल्टेज दैट अपीयर्स एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स या फिर ग्राउंड सिंबल, बेसिकली द ग्राउंड नोड. ठीक है. एंड देन वी अप्लाई KCL टू ईच ऑफ दीज n-1 नॉन रेफरेंस नोड्स. तो रेफरेंस के अलावा जितने भी नोड्स हैं 1, 2, 3 सबके ऊपर हम KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, नोड है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगेगा. अगर लूप होता तो बेसिकली KVL लगता और वो मैश एनालिसिस हो जाता है. ठीक है. सो नोडल एनालिसिस हैज टू डू विद KCL. इट इज अ मोर प्रिंसिपल्ड अप्रोच टू अप्लाई KCL. सिमिलरली मैश एनालिसिस इज अ मोर प्रिंसिपल्ड अप्रोच टू अप्लाई KVL. So you use Ohm's law to express the branch currents in terms of node voltages. अच्छा, अब प्रॉब्लम नहीं है, खैर पॉइंट ये है कि हमारे पास ना नोड वोल्टेजेस के वेरिएबल्स हैं V1, V2, V3. So we would not like to introduce further variables. मतलब बजाय इसके कि हम I1, I2, I3 और मजीद कॉम्प्लिकेट करें सिचुएशन को, let's just ignore them and directly apply KCL using these variables. वो कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में आता है. ठीक है. Ensure to use the passive sign convention. ठीक है, कोई मसला नहीं है. Solve the resulting equations simultaneously to obtain the unknown node voltages. तो आपके पास 3 unknown variables हैं, V1, V2, V3. क्योंकि 3 unknowns हैं तो 3 equations चाहिए हमें, 3 linear equations in 3 variables in order to solve for those 3 variables. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, linear algebra से आपको सबको पता है कि जितने variables होंगे, अगर आपको एक linear system of equations सेटअप करना है तो you need that many equations as the number of variables. तो यहाँ पे यही है, नोडल एनालिसिस में भी और मैश एनालिसिस में भी वी विल वर्क विद लीनियर इक्वेशंस. लीनियर सर्किट्स हैं, लीनियर इक्वेशंस होंगी. ठीक है, इसके अंदर कोई नॉन लीनियरिटी इन्वॉल्व नहीं है. अच्छा, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जी कैसे होगा. ठीक है, ये कर रहे हैं, सही है. लेट्स सी. सबसे पहले तो हमने एक रेफरेंस नोड असाइन कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमने V1, V2, V3 कह दिया. सो दिस इज नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड वी मूव ऑन. अगर आपको ब्रांच वोल्टेजेस या एलिमेंट वोल्टेजेस फाइंड करने हैं किसी भी ब्रांच के, तो फिर उनको हम अगर हम चाहें तो एक और वेरिएबल नाम उनको दिया जा सकता है,
मिसाल के तौर पे वी वाई वी एक्स एंड वी जेड, ठीक है। अगर आप इस सोर्स का ब्रांच वोल्टेज कहेंगे तो दैट इज द सेम एज द नोड वोल्टेज हियर, वो V1 ही है। इसी तरह से अगर आप इस नोड वोल्टेज को V2 कह रहे हैं तो ये जो R4 है इसका ब्रांच वोल्टेज भी V2 है, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है एंड द वोल्टेज इंक्रीजेस अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि देखें 3 हमारे पास नोड्स हैं, V1 नोड 1 नोड 2 नोड 3, उनके ऊपर वेरिएबल्स हैं V1 V2 V3, तो वी नीड 3 इक्वेशंस, सीधी सी बात है। अच्छा, जो सबसे पहला नोड है V1, उसकी इक्वेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड है? इसके ऊपर हम एक KVL अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। माइनस VS, ठीक है, प्लस V1 इक्वल 0, y इक्वल टू 0, क्योंकि V1 जो है इट इज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ग्राउंड सिंबल, तो ये यूं है वोल्टेज, ठीक है। तो आगे जो भी हैं इनका जो अलजेब्रिक सम है दैट इज इक्वल टू V1, तो माइनस VS प्लस V1 इक्वल टू 0, दिस गिव्स मी VS इक्वल्स दिस गिव्स मी V1 इक्वल्स VS। तो V1 जो है इट हैज बीन सॉल्व्ड राइट हियर एंड राइट नाउ, यू डोंट इवन नीड टू सॉल्व एनी सिमिल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, V1 एक आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर एक वोल्टेज सोर्स appears between a node, between a non-reference node and a reference node, तो फिर solving for that non-reference node voltage is really easy. This is the equation, ठीक है। और इसको बड़ा सिंपल है, इसको ऑब्टेन करना, हमने सिंपली KVL अप्लाई किया है। यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं नोड 2 के ऊपर, ठीक है। The way I apply KCL in nodal analysis is that I look at the algebraic sum of the currents exiting a certain node. This is how I do it. So if I consider node 2, ये एक node है आपके पास node 2, the current exiting node 2 in this direction R2. अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप कहें जी I2, ये इसको कहें I3 और इसको कहें I4, मगर ये एक this method is obviously the same as by inspection, analysis by inspection, and it is not an elegant approach. अगर हम कह रहे हैं ना nodal analysis हमने apply करनी है, तो we need to move a step further from this I would say a primitive approach. इस approach को हम ignore करेंगे, ठीक है, हम इसको नहीं use करेंगे और हम थोड़ा सा direct manipulation करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो coming back to the point, let us apply the KCL equations at node 2, ठीक है। So the algebraic sum of all the currents exiting node 2, एक current है इस direction में, ठीक है। In other words, V2 minus V1 divided by R2. So this is the current, this one, ठीक है, V2 minus V1 divided by R2। इस पे किसी को एतराज? आपको ये एतराज हो सकता है कि what if the current is actually flowing in this direction? That is fine, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अल्टीमेटली अगर आप करंट कंप्यूट करें R2 के थ्रू आफ्टर सॉल्विंग फॉर दीज नोड वोल्टेजेस, यू मे कम टू फाइंड कि जी करंट तो एक्चुअली उस डायरेक्शन में था, कोई मसला नहीं है। सिंपली क्योंकि जब आप ये क्वांटिटी लिख रहे हैं, अब ये तो वेरिएबल्स के फॉर्म में है ना, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हो सकता है नेगेटिव आए, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई मसला नहीं है। वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस करंट हेयर, ठीक है, विच इज V2 minus V1 डिवाइडेड बाय R2, चाहे V2 is greater than V1, चाहे V2 is less than V1, V2 minus V1 divided by R2 is the current that flows leftward exiting node 2, period, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्योंकि हम नोडल एनालिसिस या KCL यूज कर रहे हैं इस नोड के ऊपर, तो एक सेकंड करंट जो एग्जिट कर रहा है नोड को वो ये है, ठीक है। सो V2 minus V3 divided by R3। इसी तरह से a third and last current that exits this node is the one that goes downward through R4. So that is simply V2 minus 0, because this is your reference symbol. इसको आप minus 0 लिखें या ना लिखें, बात एक ही है, ठीक है, divided by R4 equals to 0, because this is the algebraic sum of the current exiting the node. आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, you can consider the algebraic sum of the current that enters the node, ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस करंट को लें, ये वाला जो है, so you would write V1 minus V2
divided by R2 plus the current entering node 2 from the ground is basically 0 minus V2 divided by R4 plus V3 minus V2 divided by R3. All this is equal to 0. So this is the algebraic sum of the currents entering the node. Entering currents. And this is basically equal to sum of exiting currents. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई जी, नोडल इक्वेशन एट नोड 2, और ये वही इक्वेशन है यहाँ पे लिखी हुई है जी। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आपको जो है वो यानी इक्वालिटी साइन के डिफरेंट साइड्स के ऊपर अप्रोप्रिएट चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। मिसाल के, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके लिए आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यहाँ लीव कर रहा है और यहाँ भी लीव कर रहा है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V2 डिवाइडेड बाय नहीं, एक मिनट, इक्वल्स V2 डिवाइडेड बाय R4 प्लस V2 minus V3 divided by R3. So these are the currents that are basically exiting and these are the currents that are basically entering. ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, क्योंकि जब ये कहानी सारी की सारी इस तरफ आएगी तो इनके साथ सिंपली नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये कहानी जो है इस तरफ आएगी तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन, इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2, और सारा कुछ बाकी एज इट इज है, V2 डिवाइड बाय R4, V2 माइनस V3 डिवाइड बाय R3, ये सारा कुछ वही है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल मशवरा एक आप लोगों को ये है कि यू आइदर कंसिडर ऑल द करंट्स एंटरिंग और एग्जिटिंग। उसकी सिंपली वजह ये है कि अगर आप एक कन्वेंशन आज अपने जहन में बना लें, मेरा पर्सनल कन्वेंशन क्या है, आई जस्ट लुक एट ऑल द करंट्स दैट एग्जिट द नोड, ठीक है, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सब्सीक्वेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स विद यू गाइस, ठीक है। अगर आप भी इसके साथ हैप्पी हैं तो फिर तो वेरी गुड है। दूसरी जानिब आप ये भी कर सकते हैं कि यू कंसिडर ऑल द करंट्स दैट एंटर द नोड, दिस इज आल्सो फाइन, लेकिन एक कन्वेंशन बना लें एंड देन स्टिक टू इट। द रीजन इफ यू डोंट डू दिस एंड इफ यू समटाइम्स वांट टू कंसिडर द करंट एंटरिंग और बाकी करंट्स एग्जिटिंग, तो आपके पास एक खिचड़ी बनेगी, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या काम करना पड़ेगा, हमेशा अपने सर्किट को लेबल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी आई वांट टू कंसिडर द करंट दैट यू नो through R2 as the one that exits V2 and similarly through R4 as the one that exits V2, but the current through R3 I want it to be entering V2. आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। This is how you want to do it, but if you want to do it this way then you have to explicitly label your circuit like this, क्योंकि अगर आप लेबल नहीं करेंगे तो फिर जब आप इक्वेशन लिख रहे होंगे तो आप यकीनन गलती करेंगे, क्योंकि आपको भूल जाएगा कि आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ आप कुछ लिख रहे होंगे, इस तरफ कुछ लिख रहे होंगे, गलती कर रहे होंगे। तो गलती के चांसेस अगर मिनिमाइज करने हैं, देन कंसिडर ऑल द करंट्स एज आइदर एंटरिंग द नोड और ऑल द करंट्स एज एग्जिटिंग द नोड। कोई एक इन दोनों में से कोई कन्वेंशन ले लें एंड देन स्टिक टू इट। देखें, जब आप वेरिएबल्स के साथ बात कर रहे हैं ना, वेरिएबल्स मीनिंग V1 V2 V3 वेरिएबल्स हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स, तो फिर आपको किसी के साथ कोई नेगेटिव साइन लगाने की एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं है। आपने सिंपली ये देखना है, अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए इलस्ट्रेट करता हूँ नोड 3 की इक्वेशंस, ठीक है। नोड 3 के ऊपर इक्वेशन है, अज्यूम करें वी आर कंसिडरिंग ऑल द करंट्स टू बी एंटरिंग, अज्यूम करें, ठीक है। 3 पॉसिबल करंट्स हैं जो कि एंटर हो रही हैं, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जिटिंग को भी देख लेंगे। तो अभी एंटरिंग को जो है हम देख लेते हैं, ऑल करंट्स एंटर। उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी जी, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है तो V1 इज एट अ हायर पोटेंशियल, सो V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय R1। I mean we are assuming that V1 is at a higher potential because we are looking at the current that enters node 3, ठीक है। उसके बाद जस्ट मुझे एक मिनट दे दें, फिर मैं आपका क्वेश्चन देता हूँ। V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V3 डिवाइडेड बाय माइनस V3 डिवाइडेड बाय R5 because it's 0 minus V3 divided by R5 plus V2 minus V3 divided by R3 equals 0. ये जो V2 minus V3 divided by R3 equals 0. So this is the equation that you would write for this node, the nodal equation that you would write for this node, assuming कि all currents enter this node. ठीक है। दूसरी जानिब एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आप अज्यूम करें कि सारे करंट्स एग्जिट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या तरीका कार है जी,
उसके लिए तरीकाकार ये है कि जो जो डाउनवर्ड जा रहा है, एक्सक्यूज मी जस्ट मिनट, जो करंट डाउनवर्ड जा रहा है उसको आप सिंपली ये लिख सकते हैं V3 डिवाइडेड बाय R5 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R3, ये वाला जो करंट है। और सिमिलरली ये जो ऊपर से जो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1, ऑल दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, किसी का क्वेश्चन था? बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो गलती कर रहे हो, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइडियली यू शुड जस्ट स्टिक टू वन कन्वेंशन, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, एक ही नोड के ऊपर आप कुछ करंट्स को एंटर ले सकते हैं, कुछ को एग्जिट ले सकते हैं। आपके जो दोस्त हैं आपके साथ अगर बैठे हुए हैं वो दूसरे डायरेक्शंस को और आपके डायरेक्शंस को एग्जैक्टली ऑपोजिट कर सकते हैं, मतलब जिसको आपने एंटर कहा है वो उसको एग्जिट भी कह सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि गलती के चांसेस उसमें फिर ज्यादा हो जाते हैं, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो खैर हमने नोडल इक्वेशंस लिख ली। अब हम आगे चलते हैं और ये एक और एक एग्जांपल है, तकरीबन वही चीज़ है। हम इस नोड के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो वी आर कंसिडरिंग द ऑल द करंट्स लीविंग दिस नोड, तो V1 डिवाइडेड बाय R1 ये चीज़, प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 ये चीज़, प्लस IS ये चीज़, ठीक है। So this is basically all the currents that exit the node V1. Similarly, node 2 के लिए equations लिखें तो all the क्या चीज, node 2 को अगर हम देखें तो again if we stick to the convention के जी all the currents exiting node 2 उनको हमने देखना है, तो V2 minus V1 divided by R2, V2 अगर exit हो रहा है तो then V2, इसका मतलब ये है कि we are automatically assuming कि V2 is at a higher potential with respect to V1. V2 minus V1 divided by R2, वो हमने लिख दिया यहाँ पे V2 minus V1 divided by R2। अब पिछले केस में हमने क्या किया हुआ था, जब हम नोड 1 के लिए इक्वेशन लिख रहे थे तो हमने V1 minus V2 divided by R2 लिखा था। अब हमें पर्सनली यहाँ पे हमें कोई राइट नहीं पहुंचता कि हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएं या यहाँ पे नेगेटिव लगाएं। वी डोंट हैव दैट राइट। द रीजन वी डोंट हैव दैट राइट इज दैट जब V1, V2 और V3 की वैल्यूज, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज जब सॉल्व होकर सामने आएंगी तो खुद ब खुद जहां पे नेगेटिव साइन लगना होगा वो लग जाएगा। ऑब्वियसली इनमें से किसी में से एक में लगेगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन जिसको मैंने एनसर्कल किया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, जब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आप फाइंड करेंगे यकीनन ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट होंगी, मतलब न्यूमेरिकली दे आर गोइंग टू बी इक्वल बट इनका साइन में फर्क होगा, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर राइटिंग आउट दिस इक्वेशन, हम नोड 2 के हिसाब से बात कर रहे हैं एंड नोड 2 के ऊपर हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि नोड 2 इज एट अ हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर नोड्स, ठीक है। सो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2। अब ठीक है, अगर हमारी अजम्पशन गलत हो जाती है कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जब न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी तो खुद ब खुद यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। सो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2 इज द करंट दैट लीव्स नोड 2 along the left through R2, ठीक है। उसके बाद प्लस V2 डिवाइडेड बाय R3, ये जो करंट डाउनवर्ड है, फिर V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय R4 इज बेसिकली दिस करंट हियर, ठीक है, राइट वर्ड। तो ये हो गया नोड 1, नोड 2। अब आ गए हम नोड 3 पे। नोड 3 पे भी हमने यही काम करना है, वी हैव टू लुक एट ऑल द करंट्स दैट एग्जिट नोड 3। इसको हम खत्म करते हैं, नोड 3 को जो एग्जिट कर रहे हैं करंट्स उनको हम देखते हैं, ठीक है। V3 डिवाइडेड बाय R5 इज द करंट दैट गोज डाउनवर्ड, V3 डिवाइडेड बाय R5, ठीक है, प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R4, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R4। अगेन पहले हमने V2 माइनस V3 डिवाइड बाय R4 लिखा था क्योंकि हम अज्यूम कर रहे थे, क्योंकि हम नोडल इक्वेशन लिख रहे थे V2 के हिसाब से, नोड 2 के हिसाब से। अब हम नोडल इक्वेशन लिख रहे हैं नोड 3 के हिसाब से, तो इन दोनों में से जाहिर बात है ये न्यूमेरिकली दोनों वैल्यूज एक ही होंगी, दे आर गोइंग टू बी द सेम, बट इनका साइन का फर्क होगा। तो वो जो जब भी V2, V3, V1 की वैल्यूज हमें पता चलेंगी अकॉर्डिंगली साइन का फर्क आ जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद एक तरीका ये है कि आप माइनस IS लिखें, माइनस IS इक्वल 0 लिख दें। क्यों? क्योंकि देखें IS हमें ऑलरेडी गिवन है सर्किट के अंदर कि इट इज राइट वर्ड। अब हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, हम ये नहीं कह सकते जी IS इस डायरेक्शन में होगी, बिकॉज IS इज गिवन टू बी, इट इज नोन टू बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन,
ठीक है। तो अगर इफ आई वांट टू लुक एट द करंट ऑपोजिट टू दिस IS, मतलब वो क्या करंट है जो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी माइनस IS एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहूँ अपने आप को सिंप्लीफाई करना चाहूँ अगर, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इक्वल्स टू IS लिख दूँ, IS को दूसरी तरफ ले जाऊँ, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब एक चीज जो हर वक्त जहन में रखनी है ना, वो ये है कि यू हैव टू हैव द सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस चीज को आपने जहन में रखना है। एक दफा पहले भी आपसे बात हुई थी कि जब एग्जाम होता है, या पहले तो खैर 1 आवर टेस्ट भी होते थे, अब अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। तो आई यूज टू सी ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जब उनका सामने आता था सोल्यूशन, तो वो फ्रेंटिकली इन्होंने ना कभी इधर ओम्स लॉ लगाया, कभी उधर सीरीज पैरेलल लगाया, ना सीरीज का पता है ना पैरेलल का पता है। क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस का। तो जब क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस का, तो आपके पास आपको पता है कि जी आपने क्या कन्वेंशन फॉलो करना है, एंड अल्टीमेटली यू नीड टू हैव 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। अब नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन है, उसमें 3 अननोन्स हैं और इक्वेशंस है हमारे पास 2, और एक में से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के उसी के अंदर तीसरी इक्वेशन उसी में से निकाली हुई है, तो जाहिर बात है 0 इक्वल 0 ही आएगा। तो इस तरह के फ्रेंटिक एक्शंस करने की जरूरत नहीं है, वो तब होंगे जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। अभी थोड़ी देर में मैं असाइनमेंट 2 भी आपको बता देता हूँ, जो कि ग्रेडेड है बेसिकली, तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपने क्या करना है प्रैक्टिस करने के लिए एज फार एज नोडल एंड मैश एनालिसिस इज कंसर्न। लेकिन लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, खैर काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, हमने इनमें से कोई कॉम्प्रहेंसिवली किसी एग्जांपल को मेरे ख्याल में टैकल नहीं किया हुआ, चलें कोई बात नहीं, कर लेंगे बाद में। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम थोड़ी सी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी but usually intuitive and more convenient to specify the bottommost node as a reference node. मतलब ये जो bottommost node है ना, इसको हम reference node करेंगे तो that is the most convenient scenario, लेकिन it is not necessary. इस तरह के हमने कुछ examples शुरू में भी किए थे, explain किया था कि जी reference कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर reference center node को कह दें, तो consequently आपके पास जो बाकी 3 बचते हैं nodes V1, V2, V3, उनको हमने लेबल कर लिया और उनके लिए nodal equations लिख ली हैं। तो because I want to move on and solve one complete question with you guys, क्योंकि अगला फिर हमें थर्सडे को ही मौका मिलेगा, तो इसलिए I want to move on and I'll just illustrate, या इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी 2 इक्वेशंस जो हैं सिमिलरली आप कर सकते हैं। सो V1 के ऊपर नोडल इक्वेशन लिख रहे हैं, and the convention I follow, the convention that these examples follow is that we always consider the currents that exit a certain node. तो अब इसके ऊपर 3 ब्रांचेस हैं इस नोड के ऊपर। V1 डिवाइडेड बाय 5 इज बेसिकली दिस, ठीक है, इज दिस करंट हियर, ठीक है। सिमिलरली V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 20 इज गोइंग टू बी दिस करंट हियर, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 20, एंड V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10 इज बेसिकली दिस करंट हियर, ठीक है। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख ली। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी सी रेलेवेंट है इस एग्जांपल में, तो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। हम लेट्स जस्ट राइट आउट द नोड इक्वेशन फॉर नोड 3, ठीक है। नोड 3 के लिए V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 20, ये चीज़ V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 20, फिर V3 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 5, वो ये रहा, और V3 डिवाइडेड बाय 10 इज बेसिकली दिस करंट हियर, दिस वन, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ भी लिख दी। अब आप मुझसे कहेंगे कि जी देखें, हमें तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जी आई एक्सिस डायरेक्शन में है, तो हाउ कैन वी अज्यूम अ करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब हम कैसे कह सकते हैं V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 20, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखें हमने इस इक्वेशन के अंदर कहीं भी आई एक्स मैंशन नहीं किया है। मैं ये तो क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि दिस इज आई एक्स, दिस इज एक्चुअली माइनस आई एक्स, ठीक है। वी कैन क्लियरली सी दैट V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स माइनस आई एक्स। इस पे तो ये बिल्कुल क्लियर है, इस पे हम अग्री करते हैं, लेकिन मैंने इसको आई एक्स तो कहा ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसको स्पेसिफिकली मतलब एक्सप्लिसिटली मैंने आई एक्स का वेरिएबल यूज किया है, तो कोई मसला नहीं है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। जब हम इन इक्वेशन, क्योंकि देखें हमें 3 अननोन्स इन 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स चाहिए, हम एक नया वेरिएबल इसके अंदर इंसर्ट करें आई एक्स, अपनी जिंदगी जो है वो प्रॉब्लम में डालेंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आस्ता आस्ता क्लियर होगी जब आप नोडल मैश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
एक प्रॉब्लम मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में सॉल्व करता हूँ, टाइम हमारे पास कम है, बल्कि आई गेट टू इट नाउ। तो अगर हम एक नया वेरिएबल ix यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ना इस इक्वेशन के, तो बिलीव मी हम अपने आप के लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे होंगे। और ये काम गलती करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहली स्लाइड से आपके साथ आपको बार बार बता रहा हूँ, 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। अगर आपके पास 4 अननोन्स हैं तो 4 इक्वेशंस, ठीक है। हमारे पास अननोन्स यहाँ पे 3 हैं और 3 ही इक्वेशंस बन सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा शौक है एक नई इक्वेशन बनाने का, अगर आपका कैलकुलेटर 4 सिमिल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करता है तो फिर ठीक है, इट्स फाइन। आप कह सकते हैं आई एक्स इज v1 माइनस v3 डिवाइड बाई 20 कर लें, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं, कर लें, ठीक है। दिस इज योर 4th इक्वेशन। लेकिन यूजुअली यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ यू गाइज, आप लोगों के जो कैलकुलेटर्स हैं, दे आर ओनली एबल टू सॉल्व 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, ठीक है। और उसको कैलकुलेटर को चलाना सीख लें, पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। नाउ इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बेसिकली लीनियर अलजेब्रा की बेसिक्स जो है ना, मतलब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों ने सीखना है अपने एंड पे। ये आपका होमवर्क है आज का।